मेरे फर्स्ट ईयर बुक्स हैं आपके पास? लाइब्रेरी से इशू आ गए ना। सब्जेक्ट आपका है कंटेम्प्रेरी और कंटेम्प्रेरी इंडिया। यूनिट फर्स्ट लेसन वन। टॉपिक है हमारा इंडिया इज सोसाइटी। इंडिया इज सोसाइटी कॉमर्शियलाइजेशन नेशनलिस्टिक तीन बिंदुओं पर बात करेंगे। समाज की अवधारणा, समाज की विशेषताएं, भारतीय समाज की विशेषताएं, भारतीय समाज में नेताओं ने अगर आपसे पूछे समाज क्या है तो आप क्या बताएंगे? अपने और वर्ड से बताइए। हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हो गया। फर्स्ट हेडिंग आती है हमारी समाज की अवधारणा। तो जो हमारी अवधारणा है समाज के बारे में, समाज क्या है? मैंने इसमें कुछ भी बता सकता समाज में ठीक, ताकि या ऐसे मान सकते हैं कि एक या दो से परिवार मिलकर एक समाज बनाते हैं। समाज एक सोसाइटी बनाता है और वही हमारा मिलकर भारत बनाता है। ठीक है, समाज में रहने वाले लोग इंडियन के नाते। तो समाज की अवधारणा में हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें कि मैकावर है राइटर, ये लोगों ने तो हमें परिभाषा दी है। मैकावर हुए और आपके मैकाले हुए, इनके नाम पढ़े हैं आपने जो आपके अभी आएंगे। कई लोग देते हैं, नरेन जी हैं, ये आपकी परिभाषा है बताइए। तो इन्होंने क्या कहा है कि समाज की परिभाषा करते हुए इसको संबंधों का तनाव माना या जाल माना जाता है। समाज में प्रत्येक अपेक्षित रूप से विभिन्न विभिन्न संबंधों के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर हम कहें एक परिवार है, हमने उसको एक ऐसा गांव दे दिया जहाँ पे एक ही परिवार रहता है, मात्र उसके परिवार में चाहे चार सदस्य हो या 10 सदस्य हो, वो हमें नहीं पता। हमने दो परिवार डिवाइड करके, दो गाँव हमने डिवाइड कर दिए। यहाँ भी एक परिवार रह रहा है, इसके सदस्य कितने होंगे? हाँ, ये पेरेंट्स हो गए, ये पिताजी हो गए, फिर इनकी पीढ़ी बनी, ये इतना एक परिवार है, 5 लोगों का सदस्य। और यहाँ अगर हम डिवाइडेशन दें तो यहाँ पर एक से ज़्यादा परिवार है,
भले ही हम एक गाँव में एक व्यक्ति रह रहा हो, लेकिन जहाँ तक एक से ज़्यादा परिवार निवास करते हो वो एक दूसरे से भले ही भिन्न हो, उनके परिवेश भिन्न होते हैं। हमारे भारत में कई तरीके के लोग रहते हैं, ऐसा तो नहीं कि एक ही कल्चर वाले लोग रहते हैं, कई परिवार के लोग मिलकर रहते हैं। उनका रहन सहन अलग होता है, उनका खाना पीना अलग होता है, उनका परिवेश हर एक चीज़ अलग होती है, लेकिन रहते ही हमारे समाज में ही हम उनको अलग नहीं कर सकते। कई लोग और हमें समाज के हित में रहकर ही रहना होता है। ऐसा नहीं अगर हम समाज से अपोजिट जाएंगे या समाज के हित में रह के काम नहीं करेंगे तो समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमें कभी कभी समाज के डर से भी काम करना होता है। समाज जैसा चाहेगा वैसा ही हम काम करते हैं। आपके परिवार वाले भी आपको सुझाते हैं कि बेटा ऐसे मत करो, समाज क्या करेगा, इससे अलग मत जाओ, समाज के हिसाब से चलो। लड़कियों पे भी ज़्यादा पाबंदी रहती है कि ज़्यादा घर में घूर रहोगे तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले हमारे समाज ही कहलाते हैं। तो हमें इस तरीके से जो बेनिफिट तरीके से रहते हैं, हमारी चाहे विशेषता है वो, और लेकिन हम एक दूसरे से जुड़े हैं। भले ही हम समाज के घर से रहते हो, हमारे पड़ोस से लड़ाई नहीं हो, लेकिन हम फिर भी उनसे जुड़े रहते हैं। ऐसा तो नहीं उनसे बिल्कुल ही ना बोलते हो, रहते उनके डर से भी वो, क्योंकि हमारे समाज में कभी गलतियाँ एक्सेप्ट करने नहीं देता। तो हम समाज के अकॉर्डिंग ही रहते हैं, और चाहे वहाँ उनसे बोलना चाहना हो या ना, तो एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं और वही मिलकर एक समाज बनाते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप समाज के उदाहरण लगे हैं तो आप अपने इसके शब्द में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम दूसरे राइटर की परिभाषा देखेंगे तो सामाजिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था है जहाँ व्यवहार के स्तर पर अनेक व्यक्ति के मत होने वाली अंतर क्रिया के आधार पर निर्मित होती है या व्यक्तिगत प्रगतिगत नियम पर उत्पत्ति के आधार पर प्रवर्सन के आधार पर। प्रवर्सन अलग वर्ड होता है, प्रवृत्ति पर एक होता है योग, ठीक है। सीनियर क्लास में हो, कोई छोटी क्लास नहीं है, ये सब चीज़ें नॉर्मल। प्रवर्सन मतलब होता है हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वहीं पर रह जाते हैं। आपने देखा होगा, आप कभी बस स्टैंड साइड जाते होंगे तो कुछ लोग ऐसे आते हैं, एक बैलगाड़ी टाइप की होगी और रंग सांवला होगा, वहीं बैठ के वहीं रोड पे अपना घर बसा है, उनका कोई निश्चित करने का बोलते हैं घूमक रखने जाते हैं और उनको बोलते हैं खाना बदल में जाते हैं। मतलब वो खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उनका कोई निश्चित प्लेस नहीं होता, वो अस्थायी होते हैं। तो प्रवर्सन में अब उनका एक प्रवर्सन हुआ, उन्होंने कई तरीके के ग्रुप बना लिए, एक ग्रुप यहाँ पे भी होगा, एक ग्रुप यहाँ पे भी होगा, वही एक ही जगह पर रहते हैं। वो उनका ग्रुप है, वो उनकी सोसाइटी, उन्हीं से ही उनका बोलना चलता है। आप लोगों से उनका कोई मतलब नहीं होगा, वो उनकी सोसाइटी में रहती है। प्रवृत्ति परक वो होते हैं जिनके मानवीय व्यवहार कैसे हैं, आपके अंदर किस तरीके के व्यवहार है, आप समाज के हित में लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर की जो प्रवृत्ति पाई जाती है। मानव के अंदर कई प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। कई मानव ऐसे होते हैं जिनका व्यवहार खराब होता है, लड़ाई झगड़ा ही करते रहते हैं। कई व्यवहार ऐसा जो समाज सेवी का काम करते हैं, तो एक तरीके का ये भी हमारा समाज कहलाता है, ठीक है। योग परक में ऐसे आ जाएंगे जैसे एक फैमिली है, उनका रिलेशनशिप हुआ, मैरिड हो गई, फिर उन्होंने एक फैमिली बनाई, तो इस तरीके से वही फैमिली अलग अलग जगह के बस गई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिलेशन जो इंडिया में चलते ही रहता है, ये तो हमारा है ही। तो इस तरीके से आपकी समाज की यह गणना क्लियर हो गई। नेक्स्ट आएगा हमारा समाज की क्या विशेषता है, ये इतना क्लियर हुआ बेटा। समाज की विशेषताओं में जैसे कि हम जानेंगे, अगर हमने कहा समाज की क्या विशेषताएं हैं, क्या विशेष रखता है हमारे लिए, तो एक तो आता है बहुसमूहों में अंतरक्रिया। अंतरक्रिया का मतलब बताओ, जैसे अंतरक्रिया कई जगह जोड़ा जाता है। व्हाट डू यू मीन अंतरक्रिया? ये वर्ड आपने कई जगह पढ़ा। अब बहुसमूह का मतलब तो समझ में आ जाएगा, काफी ज्यादा संख्या होगी, ठीक है। अंतरक्रिया का मतलब क्या होता है? अंतरक्रिया का मतलब होता है एक दूसरे को परस्पर जानना, प्रत्यक्ष या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। देखो हम ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है। आप ट्रेन से जाते हो, बस से जाते हो, एनीबडी, आप किसी भी ट्रांसपोर्ट से आपने ट्रैवलिंग की, तो आप बैठते हो जब, तो आपको सामने वाले व्यक्ति दिखाई देते हैं, आपने उनसे एक दो बार बातें कर ली, आप समझने लगे, एक तरीके से अपने उसको अप्रत्यक्ष रूप से बात की। प्रत्यक्ष क्या होगी? डायरेक्टली, जिनसे हम ज़्यादा जुड़े रहते हैं, इनको हम बिल्कुल नहीं जानते, कभी भी किसी तरीके से बात कर सकते हैं। पर ये इनडायरेक्टली जो अब इन्हें हमने नहीं पहचान किया, क्योंकि हमसे एक फ्रेंडशिप हो गई, हमने बात करी, तो है तो हमारे समाज की। तो जिनसे हम प्रत्यक्ष रूप से भी जुड़े हो, तो कोई अंतरक्रिया में है, जिनसे हमने
पॉपुलेशन तो याद होनी चाहिए ना, जनगणना 140 करोड़ ये हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है। अब हम हर 140 करोड़ लोगों को जानते हैं, और जिनको हम ये जानते हैं कि वो हमारे समाज के कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, क्यों बहुत इनसे जगह रही है, हम तो कहीं जानते हैं तो हमारे समाज के नहीं है, ऐसा तो नहीं है। भले ही हम व्यक्ति को जाने, और ये कंपलसरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति को जाने, ये हमारे समाज में कंपलसरी नहीं है। समाज में कई अलग अलग कास्ट, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, पर हमारा ये मतलब नहीं है कि वो समाज में रह रहे हैं तो हमें उनसे बातचीत नहीं करनी है, हम उनके पूरे व्यवहार को जानते हैं, ऐसा नहीं है। वो समाज में रह रहे हैं, चाहे हमें जाने या ना जाने, ये हमारे लिए कंपलसरी है, पर वो है कि समाज की बेसिस में, वो समाज के ही लोग कहते हैं। इट इज क्लियर। तो पहली हेडिंग इसकी आ जाती है बहुसंख्यकों की अंतर्गत। तो ये लाइन समझ में आ गई। पहली पॉइंट ये क्लियर हुई, समाज में सदस्यों की चयन की निश्चित प्रक्रिया। अब ये कैसे समझ में आएगा, सदस्यों के हेडिंग ही बता दी जा रही है, चयन की निश्चित प्रक्रिया। ये भी हमारे कैरेक्टराइज चल रहे हैं समाज के, इसकी हेडिंग चल रही है। सदस्यों की चयन की निश्चित प्रक्रिया कैसे करेंगे, हम कैसे क्लियर करेंगे कि हमारे खुद के सदस्य कैसे फाइंड करेंगे। अब समाज में तो कई लोग रहते हैं, उनको हम अपने सदस्य कह सकते हैं, ब्लड रिलेशंस, ठीक है, या सेक्सुअल रिलेशंस मान लीजिए। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग तो हमारा एक निश्चित सदस्य कहलाता है, क्योंकि उनसे हमारा अटैचमेंट है। अटैचमेंट फ्रेंड से भी होता है, अटैचमेंट अदर पर्सन से भी होता है, बट नॉट इज अ निश्चित व्यक्ति। ये हमारा निश्चित पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है। निश्चित पर्टिकुलर व्यक्ति वही कहलाएगा जिनसे हमारा खुद का रिलेशन हो, हमारे घर के रहते हो, और उनसे हम अपने कई प्रकार की बात भी कर सकते हैं। अब भले ही हम सफर में जाएंगे तो हमारा फ्रेंड भी जा सकता है, पर ये हमारे निश्चित व्यक्ति नहीं है। हमारा खुद का भाई हुआ, खुद के जो फैमिली पर्सन है वो हमारे निश्चित व्यक्ति होंगे। तो हम सदस्यों की निश्चित प्रक्रिया में यही करेंगे, जो कि जैसे कि यहाँ पे हमने बता दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर होता है, और मूल प्रकृति को सामाजिक मानदंडों के आधार पर चलता है। अब जिससे हमारा जो समाज में उन्हीं चीज़ों को क्लियर किया जाता है, हम ऐसा नहीं है। अब जहाँ आपकी एज 18 से अबव हुई, आपके हमारे ऑलमोस्ट कब से चेंज होने लगते हैं, 10 ईयर्स से, इसलिए हमारी टीनेजर एज हो जाती है, यहाँ तक कि हमारी बाल्यावस्था होती है। जैसे हम 11 ईयर्स से 12 ईयर्स में आते हैं, हमारी टीनेजर एज होने स्टार्ट हो जाती है, और 11 से लेकर 18 एज तक मान लो हमारी ये टीनेजर होगी, यानी किशोर अवस्था हो जाती है। अंडरस्टैंड? तो किशोर अवस्था में क्या होता है, इसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, सभी के भी चेंजेस आते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट काल माना जाता है। अगर विकास के काल की बात करें, आपने विकास के आप काल पढ़ेंगे विकास के, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काल माना जाता है, क्योंकि इसमें कई तरीके के चेंजेस आते हैं मनुष्य में। आप फीमेल या गर्ल जो भी हो, काफ़ी डिप्रेशन में भी जाता है, इसमें व्यक्ति टेंशन में भी जाता है, या उसको जैसा समझाया जाता है कि तनाव का कारण माना जाता है, तूफान का भी कारण। इसमें बच्चे जल्दी ही रास्ते से भटकते हैं। अब क्या होता है, जैसे वो 18 की एज में हो जाते हैं, फिर इनकी आ जाती है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था मानी 20 से मान लो 30 साल तक की में भी आ जाती है, तो उसके बाद हमारी क्लियर होता है। अब इसमें क्या होता है, हम लोग अब एज आगे हमारी बड़ी हो गई, तो जाहिर सी बात है हमारा सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो हम एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। तो रिलेशन हमारे दो प्रकार के बनते हैं, एक तो हमने दूसरी चॉइस कर लिया और हमने रिलेशन बना लिया, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, जो हमारे पेरेंट्स सेलेक्ट करते हैं और रिलेशन बनाने के लिए एग्रीमेंट। तो समाज इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, समाज इस रिलेशन को एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज इसमें हमारे मैरिड हुई है, हमने एक बकायदा एक रिश्ते वाला। तो इसमें क्या होता है, तो यही हमारे सदस्यों की विशिष्टता को स्वीकार करेगा। हमने भले ही ये रिलेशन बना लिया, हमने बिना शादी किए समाज से छुट के हमने एक रिलेशन बनाया, हमने आने वाली पीढ़ी बना दी, लेकिन समाज इसे एक्सेप्ट नहीं करता है, और उसमें कई तरीके की प्रॉब्लम आती है। लेकिन समाज इसको निश्चित
आत्मनिर्भरता क्या है? ये तो शायद बता सकते हैं। ये तो किसी पे डिपेंड है, हम किसी पे डिपेंड ना हो, खुद पे डिपेंड हो। हमारी मनुष्य की कई आवश्यकताएं हैं और आवश्यकता सीमित होती है। ऐसा तो नहीं मनुष्य को कोई भी वस्तु या उसकी इच्छा पूरी हो गई तो वो कहेगा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसकी आवश्यकता अनलिमिटेड है, कभी भी वो पूर्ति नहीं कर सकता। स्टार्टिंग में पहले वो जब आदि मानव था तो उसने खाना बनाने की कोशिश करती, खाना बनाना, आग जलाना, इस तरीके से धीरे धीरे उसने घर बनाने की इच्छा जागृत हुई। फिर उसने कहा मैं अच्छा खाना पीना ऐसे चाहिए, पैसे कमाने की आवश्यकता हो गई। अब मनुष्य को अगर हम अच्छा घर भी दे देंगे तभी उसके अंदर कपड़े की सोचेगा हमारे पास कार हो, कार भी बना दिया जाएगा, एंड्रॉइड फोन भी दे दिया। अब सोचेगा मैं दो कार दो भी हो जाएगी तो सोचेगा और पैसा कमाएगा तो सोचेगा मैं बच्चों के अलग अलग हर एक चीज़ की अलग अलग फैसिलिटी देने की कोशिश करेगा। उसकी आवश्यकता अलग है, लेकिन इनको पूरा करने के लिए उसको सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। हर कोई उसकी इच्छा को पूरी नहीं कर सकता। तो समाज में आत्मनिर्भरता का गुण इम्पोर्टेंट होता है। संस्कृति के माध्यम से व्यक्ति समाज में अनेक प्रकार की इच्छाएं रखता है, जिसमें मूलभूत आवश्यकताओं के साथ अनेक प्रकार की गहरी इच्छाएं होती हैं, जैसे खाने पीने की, कपड़े पहनने की और सांस्कृतिक विविधता के लिए आयाम भी होते हैं। कई बार विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति समाज में होती है। हाँ, समाज में इसलिए मानी जाएगी भले ही मार्केट से सामान लेते हैं, लेकिन जो सामान हमारा स्टाइल होगा वो भी तो समाज के अंतर्गत ही आएगा। तो समाज में रहकर ही हम अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम समाज में न रहें और बाहर जाकर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करना रहेंगे तो इसी समाज में रहते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि व्यक्ति की विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति समाज में होती है और परिवार समाज नहीं, क्योंकि परिवार में हमारे सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। कपड़े खरीदने के लिए तो कहाँ जाना होता है? मार्केट में। इलाज के लिए हॉस्पिटल में, ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्यालयों में और उससे आगे की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय में। तो ये सब क्या है हमारे समाज को, समाज में ऐसा तो नहीं है कि समाज में कहेंगे क्या एक व्यक्ति ने फैमिली बसा ली वो सब चीज़ें उनको दे सकता है? माता पिता हर एक चीज़ की फैसिलिटी किसी को नहीं दे सकते, उनको समझाने के लिए समाज से ही जुड़ना होगा। तो ये भी हमारी आत्मनिर्भरता का एक विशेषता डालता है। ठीक है, फिर दूसरा जैसे इन्होंने बताया जनजाति, राष्ट्र, गाँव, वर्ण ये सब समाज में आते हैं। एक छोटा सा गाँव का, गाँव से छोटा होता है टाउन, कस्बा, कस्बे से बड़ा होता है एक विलेज, विलेज से ऊपर क्या आएगा हमारा सिटी, सिटी से जो स्टेट बनता है, स्टेट क्या हमारा पूरा इंडिया बन जाता है। तो ये सब हमारी आत्मनिर्भरता में आ जाएंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा समाज के जीवन की अवधि। हमने अवधारणा का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया था। पहली हेडिंग लिखी हमारे चैप्टर की, दूसरी हेडिंग लिखी समाज की विशेषता, उसके अंदर ये पॉइंट नोट कर दिया। ठीक, समाज की जीवन अवधि क्या है? समाज व्यक्ति की जीवन अवधि से अधिक लंबा होता है। सीधी सी बात क्लियर है, व्यक्तियों से मिलकर भले ही समाज बनता हो, पर एक व्यक्ति अगर उसकी जीवन अवधि खत्म हो गई तो क्या समाज खत्म हो जाएगा? नहीं होगा ना, समाज को बनाना चलेगा। उसकी तो अवधि अनलिमिटेड है। समाज में नए व्यक्ति की सदस्यता हो जाएगी, कोई नया व्यक्ति आ जाएगा और पुराने के स्थान पर भूमिकाओं का पालन कर समाज संचालित करने की क्रिया को बढ़ाता है। जैसे एक बच्चे ने जन्म दिया, हमारे पहले हमारे दादाजी थे, ठीक है, दादा दादी थे, अब इन्होंने अपने दिए, इनकी शादी करा दी, ये वो है, फिर इनके बच्चे बने, बच्चे ने जो दो चार कर लिए, अब जो चले गए ये भी समाज से जुड़े थे, तो समाज को रोका नहीं, इनकी पीढ़ी को अपने आने वाले को समाज बना दिया। ये चले गए, इनके बच्चों के आ गए तो समाज उसके लिए गए। तो ये प्रोसेस में निश्चित तरीके से चलती रहेगी। इतना क्लियर हो गया? इसकी पांचवी हेडिंग आएगी प्रमुख संस्थाओं का अस्तित्व। प्रमुख संस्थाओं का अस्तित्व। हर समाज में कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं जिनके आधार पर समूह व्यक्तियों के कार्यक्रमों का नियम होता है, जैसे परिवार, नातेदारी, राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धर्म संस्कृति। ठीक है, संस्थाएं क्या होती हैं? कई प्रकार की संस्था, एक सोशल जैसे सोशल वाली होगी, सामाजिक संस्थाएं होगी,
के यहाँ पे जाएगा, उसके रिश्तेदार के यहाँ प्रोग्राम है तो उनके यहाँ जाएगा। क्यों? ताकि हमारा इनसे कनेक्शन बढ़ा रहे और उसके बाद जब हमारे यहाँ पर प्रोग्राम की हमारे तो रिश्तेदारी को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से तालमेल बना के हमेशा रखते हैं। ऐसा तो नहीं हम सोचेंगे कि हमें हमारे मान लो बच्चे नहीं है और हमारे मान लो जो रिलेटिव्स हैं उनके शादी है तो हम क्या सोचेंगे भाई हमारे बच्चे तो नहीं है, हमें उनकी शादी करानी है। लेकिन हम रिश्तेदारी बनाने के लिए ये हमेशा उनके एक दूसरे के कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो यही कई प्रकार के धर्म वो भी बनाते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम भी बनाते हैं। तो ये हमारे समाज की संस्थाओं के दोनों अस्तित्व में आते हैं, एक विशिष्टता डालते हैं कि हमारे इन संस्थाओं का भी होना जरूरी है। अगर ये संस्थाएं नहीं होंगी तो समाज में कोई भी क्रिएटिविटी नहीं होगी। फिर आता है निरंतर और परिवर्तन की प्रक्रिया। समाज में निरंतर और परिवर्तन की प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। कोई भी अगर व्यक्ति की जीवन अवधि रुक जाती है तो समाज रुकना है, वो एक कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है। जैसे एक बच्चों का जन्म होना एक कंटिन्यू है, बच्चे के शरीर का बढ़ना एक निरंतरता की प्रक्रिया है। पहले बच्चे माँ के गर्भ में है तो भी उसकी विकास होता है, अगर वो माँ के गर्भ से निकलता है तो भी उसका विकास होगा और ये विकास हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। तो यदि समाज की बात करते हैं तो निरंतर और परिवर्तन की प्रक्रिया मानी जाती है। हर समाज का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य इससे जुड़ा होता है, सचिव रूप से अधिक के आयामों को वर्तमान में संचालित करता है। समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया की स्वाभाविक रूप से चलती है, चाहे वो बोलते क्या बोलते तो लोग अब चाहे वो बोलते क्या नहीं, जिनमें अपनी खुद की वस्तुओं को करते हैं, अब बोलते नेचुरल चीज से जुड़े तो इन दोनों चीजों का भी उनका विकास होता रहता है और ये समाज से रिलेटेड होते हैं। तो ये अब जैसे अगर नेचुरल की बात करें तो हमारी भौतिक वस्तु क्या होंगी, जैसे जिनको हम खुद बनाएंगे खुद के विकास के लिए। अब भौतिक में हमारी अगर प्रगति की चीज की बात करें, मनुष्य हो या ना हो दोनों हाथ बराबर है, पृथ्वी की घूर्णन गति हमेशा होगी, चाहे समाज हमारा हो या ना हो। पहले भी देखा जाएगा करोड़ों अरबों की साल की प्रणाली की बात करें जब पृथ्वी बनेगी तो मनुष्य को खाने, लेकिन ये कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेसिंग होती रही। धीरे धीरे सूरज ये लावा वगैरह जो पिघले हमारे आग का गोला कम हुआ, पृथ्वी बनी, पेड़ पौधे सब चीजें, सूरज निकलेगा, पक्षी निकलेंगे, इंसान चाहे वो ना हो, तो ये प्रोसेसिंग हमेशा चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट दो हेडिंग और बची हैं, एक भूमिका का स्थान और एक है समाजीकरण सामाजिक न्याय। समाजीकरण में सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं, ऑलरेडी बता देती हूँ। समाज के अंतर्गत अनुरूपता या नियंत्रण की संस्थापक समूह होते हैं, व्यक्ति और समूह के व्यवहारों को नियमित करते हैं। समाज में व्यक्तियों का उपयोग स्वतंत्रता भी प्रदान की जाती है, जिसके माध्यम से सृजनशीलता परिवर्तन की संभावना बढ़ती है। जहाँ अनेक व्यक्ति ऐसे हों जो अनुरूपता के आधार पर व्यवहार को व्यक्त करते हैं और ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मानव को अस्वीकार कर व्यवहार करते हैं। समाज में कई तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं। अगर हम एक हेडिंग को लेके चले, हमारी हेडिंग क्या है इसमें सामाजिकरण व सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण की बात चलती है। सामाजिकरण व नियंत्रण, समाज में कई प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। एक व्यक्ति ऐसा होगा जो समाज के में रह के काम करेगा, उसे डर लगेगा कि समाज में, और एक व्यक्ति ऐसा होगा मैं तो नहीं मानूंगा किसी की बात, हम तो अपने हिसाब से जिएंगे, हमें नहीं है मतलब समाज कुछ भी कहता है तो कहलाएगा तो तब भी समाज में प्राणी, चाहे वो समाज की बात माने या ना माने। उनका कहना यही है कि सामाजिकरण सामाजिक नियंत्रण जरूरी होता है ताकि व्यक्ति कभी उसकी अपेक्षा में जाकर काम ना करे, लेकिन रहते दोनों ही हैं, दोनों का व्यवहार एक रूप का माना जाता है। कोई ऐसा होता है जो मानव को अस्वीकार करेगा और उसका विपरीत व्यवहार होगा, वो कहेगा कि मैं मुझे क्या करना, मुझे इससे मतलब नहीं। कई व्यक्ति ऐसे होंगे जो समाज में रह के काम करेंगे, सृजनशील होंगे, परिवर्तनशील होंगे, मतलब लोगों के बारे में सोचेंगे, उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ये इसलिए नियंत्रण बना दिया जाता है, हम समाज की नियंत्रण बनाते हैं ताकि व्यक्ति अपेक्ष में जाके ज़्यादा गलत काम ना करे। ठीक है, फिर अगर हर व्यक्ति पर नियंत्रण नहीं रहेगा तो समाज नहीं कहलाएगा, फिर वो समाज की गुरुता में शामिल हो जाएगा, फिर वो एक अच्छे राष्ट्र की, क्योंकि समाज से एक राष्ट्र की वो होती है कल्पना मान जाएगी, नहीं कल्पना है, राष्ट्र बनता निर्माण होता है और राष्ट्र से ही भारत निर्माण होता है। अगर हमारे भारत में अच्छा राष्ट्र नहीं होगा तो भारत भी नहीं कहलाएगा। यहाँ पे एक रूपता है, सब लोग
राज्यों का संघ एक तरीके से हमारे इंडिया में ही तो अमेरिकन राज्य पाए जाते हैं, बाकी और कई राज्य हैं, किसी कंट्री में राज्य, इंडिया भी हमारी कंट्री है बट यहाँ पर राज्य पाए जाते हैं। अमेरिका, भूटान, चीन में कोई भी राज्य नहीं, यहाँ पर सिर्फ कंट्री है। तो इंडिया एक संघों का राज्य है और राज्यों में हमारे राष्ट्र जो हुआ, राष्ट्र का जो निर्माण हुआ है, तो उसमें एक उनका इसकी विविधता क्या है, इसमें अलग अलग तरीके के लोग भले रहते हैं पर इनमें समय एक समान करते हैं। तो अगर समाज में व्यक्ति नियंत्रण नहीं रखेंगे व्यक्ति के ऊपर तो हमारा राष्ट्र निर्माण नहीं हो पाएगा, इसलिए समाज की नियंत्रण की आवश्यकता होती है। आया समझ में? ठीक है, नहीं बहुत है। अब नेक्स्ट आते हैं भारतीय समाज की विशेषताएं। भारतीय समाज की विशेषताओं में वही आएगा आपके तो धर्म की एकता, ठीक है, सहिष्णुता, विचार आदान करना, क्योंकि मैं हेडिंग बोल देती हूँ तो आप देखिए नेक्स्ट हेडिंग ये डालो, ये क्लियर हो गई आपकी, ये क्लियर हो गई। भारतीय समाज की विशेषताएं पहले मैं इसमें हेडिंग बोल देती हूँ तो आप टाइप करेंगे। भारतीय समाज की विशेषताएं निम्न हैं। प्राचीनता एवं स्थायित्व, प्राचीनता एवं स्थायित्व। दूसरा धर्म की प्रधानता, तीसरा समन्वय, समन्वयवादी दृष्टिकोण। अध्यात्मवाद, अध्यात्मवाद। सहिष्णुता, वर्णाश्रम, सहिष्णुता, वर्णाश्रम, विचार और आदर्श, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। इसके आगे आगे अनुकूलनशीलता, ये बोलिए अनुकूलनशीलता कितने होंगे? इनको एक्सप्लेन हम कर करेंगे, आप इनके बारे में पढ़ करते हैं क्योंकि हमने अभी कम में पढ़ा था समाज की विशेषताएं, अब हमने पढ़ा भारतीय समाज की विशेषताएं जिनकी हमने हेडिंग बनाई। इनको एक बार घर से कर लिया फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसके आगे आता है आपके समाज की विविधताएं, इसकी भी हेडिंग डाल लो, हेडिंग पढ़ने बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा। भौगोलिक दशाओं में विभिन्नता, भौगोलिक दशाओं में विभिन्नता। जलवायु की विविधता है, जलवायु की विविधता है। थर्ड है धार्मिक विभिन्नता है,
फोर्थ आएगा भाषा संबंधित विशेषताएं, सॉरी विभिन्नता, भाषा संबंधित विभिन्नता। फोर्थ है, सॉरी फोर्थ तो हो चुके ना, फिफ्थ है प्रजातीय विभिन्नताएं, प्रजातीय विभिन्नताएं। सिक्स है जनसंख्यात्मक विभिन्नताएं, एंड लास्ट है सांस्कृतिक विभिन्नता। मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको एक्सप्लेन करूँगी, जितना भी सिविलाइजेशन रहेगा, और चैप्टर में भी क्या हुआ कंटेम्प्रेरी इंडिया और इंडिया सोसाइटी, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है, सोसाइटी के बारे में पूरा बता दिया है। अब आएगा आपका सिविलाइजेशन एंड नेशनल हिस्ट्री। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर बुक मैंने तो आज आई नहीं है, बुक के लिए आपके पास सिलेबस है? तो नेक्स्ट क्लास में मैं सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाऊंगी, यानी हमारी सभ्यता के बारे में। अभी हमने सोसाइटी पढ़ा, सोसाइटी कैसे क्या बन के बनी, ठीक है। उसके बाद हमारे आएंगे नेशन स्टेट। तो कंटिन्यू क्लास रखना, तो मैं जिसे एक्सप्लेन करता हूँ, सिलेबस हम बताते हैं।